प्यारे बच्चों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, आप सामने देख पा रहे होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा हुआ है, या फिर आप पहले से जानते होंगे, आप थंबनेल के थ्रू आए होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये होता क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत छोटा सा टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के या फिर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं इसके कुछ थ्योरीज बताऊंगा और उसके बाद मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज बता के उस पर 2-4 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल का सेशन जो है वो आगे आने वाला है आफ्टर दिस चैप्टर, है ना। मैं पूरे चैप्टर को खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराता हूँ क्योंकि बच्चे उसी में इंगेज हो जाते हैं, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं टोटल, उसके बाद उसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स को हम रिवील करेंगे। चलिए देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इक्वी का मतलब होता है इक्वल, है ना। इक्वल लिख भी पा रहा होगा, इक्वल का शॉर्ट फॉर्म है इक्वी, दैट मींस इक्वल, है ना। साथ में क्या है इसका, इक्वल प्लस क्या है, पोटेंशियल आप पढ़े ही है ना। और अगर आप पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके पोटेंशियल का एक लेक्चर एक बार देख लें आप, है ना, ताकि मैं जो भी चीजें लिंक कर रहा हूँ यहाँ से वो सारी चीजें आपके प्रीवियस लेक्चर्स में होंगी। ठीक है, तो सारी वीडियोस पहले आप देखिए आए, उसके बाद तभी है ना जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस उस पे आए, तभी आपको समझ में आ पाएगा है क्या चीज। और एक्चुअली मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ, पता नहीं पोटेंशियल क्या होता है। तो सर इक्वल और पोटेंशियल तो बता दिया आपने, है ना, बट पता ही नहीं पोटेंशियल क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो पहले आप क्या करें, जाएं और जो ये पोटेंशियल पे वीडियोस हैं, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पे वीडियो है, पॉइंट चार्ज पे वीडियो, डाइपोल पे वीडियो, उन सारे वीडियोस को आप देख लें, है ना। आपके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारी वीडियो, क्लास 12 करके दी गई होगी, तो उसको देख के आए, फिर आगे देखेंगे चीज। ठीक है, तो इक्वल प्लस पोटेंशियल और सरफेस, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। एक ऐसा सरफेस, है ना, इसको बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो एनी सरफेस दैट हैज अ कॉमन पोटेंशियल और अ कांस्टेंट पोटेंशियल एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, मान लेते हैं हम 10 वोल्ट का आ रहा है। कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का आ रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, हर पॉइंट पे क्या हो गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है ना। तो क्या बोला जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। तो अब ये होता क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, तो लिख भी सकते हो आप, है ना, एनी सरफेस दैट हैज कॉमन और कांस्टेंट, कॉमन और कांस्टेंट पोटेंशियल एट every point, at every point is called equipotential surfaces। शॉर्ट फॉर्म में EV पोटेंशियल लिख दिया हमने, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कराने वाला हूँ कि अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस पे कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। तो आपको आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। चलिए एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। चलिए ले लिया हमने कि ये कोई चार्ज है Q, क्या है, कोई चार्ज Q, है ना। कोई टेस्ट चार्ज है आपके पास या फिर सोर्स चार्ज मान लेते हैं, वो Q है और Q आपको पता है कि फोर्सेस तो लगाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर होंगी और फोर्सेस भी बाहर के ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है E = F/Q, पढ़ा है ना, E = F/Q पढ़ा है आपने। अब हम क्या करें, अगर हम R डिस्टेंस पे देख रहे हैं, है ना, तो एक सर्कल मिल रहा है R डिस्टेंस पे। चलो भाई, एक सर्कल मिल गया हमें कहाँ पे, तो R डिस्टेंस पे। अब R डिस्टेंस पे हम देख पाते हैं कि इसकी ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है ना। तो यहाँ के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है इस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे,
मेरी बात ध्यान सुने, इसके द्वारा है ना द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द दिस सर्कल ऑफ रेडियस r ऑलवेज बी इक्वल E, है ना, ये हमेशा क्या होगा, E होगा। यानी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वही यहाँ पे भी होगी, वही यहाँ पे भी होगी, और हर एक पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो वही होगी, है ना, यहाँ पे भी, क्योंकि रेडियस सेम है, रेडियस फिक्स है, साथ साथ चार्ज भी सेम ही है ना, और चार्ज के द्वारा इंटेंसिटी जो निकल रही है वो भी क्या है, फिक्स है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या मिलने वाली है, यहाँ पे इंटेंसिटी जो मिलने वाली है वो है आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, है ना, या फिर इसको आप क्या बोलते थे, KQ/r स्क्वायर, दैट मींस KQ/r स्क्वायर, ये इक्वल्स क्या बोलते थे, KQ/r स्क्वायर। अब हमारे पास एक चीज है, यहाँ पे भी वही मिलेगी, हर एक पॉइंट्स पे क्या मिलेगी, इंटेंसिटी सेम मिलेगी। अब हमारे पास एक मुद्दा है ये कि अगर इंटेंसिटी सेम मिल रही है और रेडियस भी सबका क्या है, सेम है, तो इसका मतलब अगर हम लगा दें पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला लगा देते हैं उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला तो कुछ ऐसा ही था, है ना, dV/dr, माइनस में लगा सर, तो माइनस क्या था, उस वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन था, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम बात करें इसको तो हम देख पाते हैं यहाँ से कि dV इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास, है ना, ध्यान से देखें इसको, dV इक्वल्स टू मिल जाएगा E इंटू dr, है ना। अब E सबके लिए सेम है, R भी सबके लिए सेम है, तो dV क्या होगा, हर पॉइंट्स के लिए सेम होगा, यानी यहाँ पे भी dV सेम होगा, यहाँ पे भी dV सेम होगा, यहाँ पे भी, इसके सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट पे dV क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगर dV सेम हो गया तो dV क्या है भाई, तो dV क्या है, एक प्रकार का पोटेंशियल ही तो है, तो dV अगर पोटेंशियल है इसका मतलब हर एक पॉइंट्स पे क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो सरकमफ्रेंस होगा ना इसका, क्या, जो सरकमफ्रेंस होगा वो एक ऐसा सरफेस है, जो सरकमफ्रेंस है वो एक ऐसा सरफेस है जहां पे जिसके हर एक पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, ड्यू टू द चार्ज Q। आ रही बात समझ में, है ना। तो इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट्स पे, सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट्स पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कॉमन होगा, सबका बराबर होगा। अगर हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, ऐसे ही दूसरा सर्कल मिल जाता है, दैट इज R2 बोल लो, है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पे ये भी R2 ही होगा, है ना, ये भी R2 ही होगा, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे हर जगह तीनों पे क्या होगी, इंटेंसिटी सेम मिलेगी, रेडियस R2 है तीनों का, तो dV क्या मिलेगा, अलग मिलेगा, लेकिन इसका dV अलग मिलेगा, इसका dV अलग मिलेगा। आपको पता है ना, दोनों का dV क्या हो जाएगा, चेंजिंग आएगी कुछ ना कुछ। ये क्यों आएगी चेंजिंग, क्योंकि रेडियस बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी जाहिर सी बात है क्या होगी, कम होगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में घटती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो KQ/R के फॉर्म में घटता है ना, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है। आ रही बात समझ में, तो इंटेंसिटी R स्क्वायर फॉर्म में वेरी करेगी, है ना, लेकिन R2 स्क्वायर फॉर्म में वेरी करेगी, लेकिन जो V होगा हमारे पास वो किसके फॉर्म में वेरी करेगा, तो इनवर्स ऑफ R2 के फॉर्म में वेरी करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो मान ले कुछ अलग होगा, तो यानी कि जो भी कोई अगर एक सोर्स चार्ज को हम रख दें तो उसके आसपास में जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, है ना, वो सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को बोल सकते हैं क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आ रही बात समझ में। तो हम अगर ऐसा कुछ देख लें, इसको थोड़ा रेज करता हूं, है ना, ताकि फिर से समझा पाऊं आपको अच्छे से, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूं। चलिए भाई, अब आप आगे देखें, अगर अब हम आगे देखें कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है ना, मान लो कैपिटल Q, तो इसके आसपास में सर्कल्स बनेंगे, है ना, और इस अलग अलग टाइप के सर्कल्स पे अलग अलग टाइप की इंटेंसिटीज होंगी, है ना। अगर इसको मैं यहाँ पे लाइन करा दूं सेंटर पे, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा इसका, चलो भाई ये मान लो क्या है R1, ये मान लो क्या है R2, ये मान लो क्या है R3, छोटे वाले का R1, बड़े बीच वाले का R2 और बड़े वाले का R3। तो यहाँ पे dV कुछ अलग होगा, यहाँ पे dV1 आएगा, यहाँ पे dV2 आएगा, यहाँ पे dV3 आएगा। तो तीनों dV आपस में इक्वल नहीं है, जो इस पे dV1 इस पे मिल रहा है वो सारे आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये कहीं कहीं हमारा क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। दूसरी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ, कहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ, तो dV2 यहाँ पे भी, dV2 हर पॉइंट्स पे क्या मिला dV2, तो ये पॉइंट्स अलग है।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसको भी बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बट तीनों आपस में इक्वल नहीं है, बट तीनों आपस में इक्वल नहीं है ना। बुक्स में टिक कर देता है ऐसे कुछ कि यूं यूं, है ना, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये, अगर ये सरफेस है तो इसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, अगर ये सरफेस अलग सा है तो ये पोटेंशियल सेम है, इसका कॉमन पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, यहाँ इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। तो ये खुद में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक दूसरे को रिलेट हम नहीं कर सकते, है ना, ये बात तो ध्यान रखना आप। तो ये सारे क्या है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। चलिए भाई, अब मैं थोड़ा एक और चीज रिवील कर देता हूं कि dv3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, है ना, dv2 उससे बड़ा होगा और सबसे बड़ा dv1 होगा। ये चीज आपको समझ में आ पा रही होगी क्योंकि रेडियस सबसे छोटा है ना। और ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजों को मैं एक बार रिवील कर दे रहा हूं, है ना, कि आपको पिछला जो भूला हुआ वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो E इक्वल्स टू एक और चीज हमारे पास था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर था, है ना। ये जो चीज थी वो मिल रहा था 1/r, लेकिन ये जो चीज मिल रही थी वो मिल रही थी क्या चीज, r स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये बात रही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। अब हम बात करते हैं किस पे, इसके प्रॉपर्टीज पे। तो हम बात करने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज देखें हम अच्छे से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल surfaces is always zero, यानी कि अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो हमने इसी पे मान लिया, हम इसी एक सरफेस ले रहे हैं और इस सरफेस को मान ले रहे हैं कि कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट्स पे, है ना, वैल्यू जो है पोटेंशियल की वो कॉमन है, दैट इज कांस्टेंट है। तो ये क्या है, कोई प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, छोटा सा दिख पा रहा होगा आपको। अब बात क्या करनी है, इस पे वर्क डन कहीं से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जीरो होता है। वो कैसे होता है वो ध्यान से समझें आप। तो हमें दो पॉइंट्स हैं मिले, पॉइंट ए दिख पा रहा है आपको, पॉइंट ए, और पॉइंट दूसरा जो है वो पॉइंट बी है ना। और हमने पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, एंड दिस टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक इसका मूवमेंट कराया जा रहा है ना। तो जब ए से बी तक मूवमेंट कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, तो आप बोल सकते हैं ए बी है। डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों के बीच का, ए बी है, यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या करेगी, ए बी करेगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दैट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये बात तो कर ही सकते हैं। एक बात और हमने पढ़ा है, और वो बात क्या है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी v इक्वल्स टू w बाई q। ये चीज याद आ पा रहा होगा आपको, अगर नहीं याद आ पा रहा है तो भी, है ना, याद कर दें कि v जो वोल्टेज होता है, दैट इज पोटेंशियल होता है, वो एक प्रकार का रेशियो होता है, किसका, तो वर्क डन का और जिस चार्ज को मूवमेंट कराया जा रहा है उस चार्ज का, है ना, रेशियो होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो यहां से वर्क डन हम निकाल सकते हैं, कैसे, यहां से वर्क डन निकाल सकते हैं हम v इंटू क्यू से, या फिर इसका एक फॉर्मूला और बनता है ना, कि vb माइनस va इंटू क्यू। इसको हमने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, है ना, पहले दूसरे लेक्चर में होगा इस चैप्टर के, तो आप जाके वहां से इसको रिकॉल कर सकते हैं एक बार, और अगर नहीं देखे हैं तो रिवाइज कर लीजिए उसको जाके। चलो, तो अब मैं देखने वाला हूं कि ए से बी तक जब टेस्ट चार्ज क्यू को मूवमेंट कराया जा रहा है ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कैसे वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन ए बी, वर्क डन क्या लिया हमने, ए बी लिया, है ना। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये वेबर क्यों ले लिया आपने, क्या ले लिया, वेबर। भाई ये वेबर नहीं है, ये क्या है, वेबर नहीं है, डब्ल्यू बड़ा हमने बनाया और ए बी को हमने क्या बनाया, बहुत छोटा सा बनाया, है ना, छोटू सा,
ठीक है, उस क्या है सफिक्स बोल सकते हैं उसको, है ना। ये बताता है कि कहां से कहां तक वर्क डन हम कर रहे हैं और कहां से कहां तक हम वर्क डन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ए से बी तक का वर्क डन क्या होगा, तो ए से बी तक का यानी फाइनल पोटेंशियल बी है, इनिशियल ए है, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है ना। तो हम बोल सकते हैं इसको कि VB माइनस VA, है ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस आपका इनिशियल पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जो चार्ज है Q, इसके थ्रू यहाँ पे तो क्या हो जाएगा Q नॉट। अब हमें तो पता है एक प्रकार का क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें तो पता है एक प्रकार क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर कोई चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है तो जो VA होगा ना, जो VA होगा वो VB के इक्वल होगा, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो रहा है, उसके हर एक पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होना है, इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो अगर उतने में मान लो 10 वोल्ट का यहाँ पे 10 वोल्ट का यहाँ पे भी है, तो 10 में से 10 वोल्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आता है ना। तो वर्क क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से 0 हो जाता है। और यहाँ पे बताएंगे कि VA इक्वल्स टू VB, दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू 0 और VB माइनस VA इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी वर्क करते हैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ना, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, या फिर ऑलवेज नॉर्मल टू, ऑलवेज नॉर्मल या फिर बोल रहे हम परपेंडिकुलर टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, आर लिख लीजिए, है ना, क्योंकि एक तो होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे बहुत सारी आएंगी, बहुत ढेर सारी आएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, और किस पे परपेंडिकुलर होंगी भाई, किससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो वो बनाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। जैसे कि मान लो, जैसे कि आप मान लीजिए कि इसके पीछे, है ना, ये मार्कर है और चार्ज्ड मार्कर है, ये कोई एक प्रकार का मार्कर है और चार्ज्ड है, और जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसके पीछे हमने इस चीज को रख दिया है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो सामने भी आएगी, चारों तरफ जाएगी ना इसके, क्योंकि सर्कुलर है तो चारों तरफ जाएगी। क्या यहाँ पर भी आएगी, तो हम मान लेते हैं इसके पीछे रखा हुआ है और यहाँ पे इंटेंसिटीज आ रही हैं, क्या आ रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटीज आ रही है, तो इंटेंसिटी जो भी आएगी वो पीछे रखा हुआ है भाई, तो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी तो इससे परपेंडिकुलर आगे जाएगी, है ना। परपेंडिकुलर कहाँ जाएगी, आपके डायरेक्शन में जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस आ रही हैं वो परपेंडिकुलरली आपके डायरेक्शन में जाएंगी, है ना। तो आप बोल लो कि सामने वाले डायरेक्शन में जाएगी, जब सामने वाले डायरेक्शन में जाएगी तो उस मार्कर से, है ना, जो मार्कर रखा हुआ है वहां पे या फिर प्लेन शीट रखी हुई है, तो उससे और इसके बीच की दूरी, जहां पर मार्कर रखा हुआ है वहां से और इस सरफेस तक की दूरी यहाँ के लिए भी कांस्टेंट, यहाँ के लिए सबके लिए क्या है, बराबर है ना। और ये चार्ज मार्कर भी हर जगह यूनिफॉर्म चार्ज है, इसका मतलब कि जो हमारा सरफेस होने वाला है ये वो एक प्रकार से क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने वाला है। कैसा सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने वाला है, जबकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकली, बाहर निकली, तो सरफेस है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकल रही है, तो ये देखो एंगल कितना बना, एंगल कितना बना, 90 डिग्री बनता है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। या फिर हम एक और अभी आपको बताए, है ना, पॉइंट चार्ज वाला, उस पे भी थोड़ा ऐसा नहीं सोचना कि आपने पॉइंट चार्ज से पहले बताया और आप एग्जांपल इस चीज का दे दिया, ऐसा क्यों, ठीक है। तो उस पे भी देख सकते हैं हम। देखिए हमने सबसे पहले चार्ज क्यों रख दिया यहाँ पे, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी हमेशा बाहर निकलेगी, जाहिर सी बात है, हमेशा कहाँ होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड होगी। तो अगर ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका टेंजेंट बनाए, है ना, छोटा सा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ले लें तो इस पे क्या एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा इंटेंसिटी हो गई, और ये जो हमारा पोटेंशियल सरफेस था, तो सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस पे परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो तीसरी प्रॉपर्टी बहुत खास प्रॉपर्टी है एक प्रकार की, है ना, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्चुअली इस चीज को जानते होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि
अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्गर है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगे वो बहुत एक दूसरे के क्लोजर मिलेंगे। जैसे अभी हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कस बनाया और कॉन्सेंट्रिक सर्कस में इतने इतने का गैप था, ध्यान दें, है ना, कि ये था चार्ज आपका, ये था ऐसा कुछ, ये था ऐसा कुछ, ऐसा कुछ था ना। तो चलो, ये था चार्ज आपका सेंटर पे Q, और इससे बहुत ज्यादा अलग अलग रेडियसेस थी, है ना, रेडियस थी। अब क्या है कि अगर ये इंटेंसिटी थोड़ी वीक है, इंटेंसिटी अगर थोड़ी वीक है तो इनके बीच का जो गैपिंग मिलेगी, है ना, वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसी को हमने चार्ज को ज्यादा रख दिया तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो अगर इसी चीज को हम स्ट्रॉन्ग कर दें तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल रहे हैं वो एक दूसरे को बहुत क्लोजर मिलने लगेंगे। क्या मिलने लगेंगे? क्लोजर मिलने लगेंगे। इसका मतलब कि अगर ये R1, ये R2 और ये R3 है ना, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। कब? फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहे तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब बहुत क्लोजर हो गई है। आ रही बात समझ में आपको? तो जहां पे एक चीज वही बोलता है ना, लिख देता हूं मैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, वेदर, वेदर नहीं है ना, वेदर जबकि, या फिर व्हेन ये तो क्लोजर हो गया। कब? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, और फार्दर, है ना, फार्दर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वीक हो तो ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, यानी कि ये कंडीशन आ जाती है स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी जो कि लास्ट है आपके, है ना, सिलेबस की। सिलेबस की बोलेंगे कि यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपके 12th क्लास के बेसिस पे दिया नहीं गया है ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे आपको ग्रेजुएशन में मिलेंगी जिसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेकिन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 4 ही प्रॉपर्टी आपके बुक्स में दिया हुआ है, और मैं जो बेसिस करके चल रहा हूँ एक एनसीईआरटी का और अलग अलग साइड बुक्स का है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं। और 4th प्रॉपर्टीज क्या है कि अब देखो, सोच समझ के देखो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसको बोल सकते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर, है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट भाई, एट एनी, भाई एनी पॉइंट, है ना। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या फिर बोलो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं बात करने वाला हूं, प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब मैं बात करने वाला हूं कि अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे अलग अलग टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं। पहला है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सिमिलर बनते हैं, है ना। देखिए कैसे, तो अगर हम इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली बाहर निकलती है, और जब डायरेक्टली बाहर निकलती है परपेंडिकुलरली बोल सकते हैं इसको, है ना, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। ये परपेंडिकुलर देख ले आप, है ना, चार्ज के जिस पॉइंट को ये लीव कर रही है उस पॉइंट से हमेशा क्या है, तो परपेंडिकुलर, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये बना कुछ चार्ज का सिस्टम, है ना, जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए है। ऐसा होता भी है पॉजिटिव चार्ज के लिए, आप देखे भी होंगे बुक्स में दिया होगा, है ना, जो आप बुक्स यूज करते हैं। अब इसके लिए क्या होगा कि जो पोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनेंगे। अभी मैंने पहले ही बताया, जो भी पोटेंशियल्स बनते हैं उसको वो कैसे बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सारे क्या है, ये है, ये है, ये तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। किसके द्वारा? पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। अगर ऐसे निगेटिव कर दें तो निगेटिव में कोई डिफरेंस आता नहीं है, बस जो डायरेक्टली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी वही डायरेक्टली
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं, है ना। जो ये यहाँ से निकल रही थी बाहर के डायरेक्शन में, है ना, चारों तरफ, वो अब इनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसा आएगी। देखो ध्यान से समझे इसको, है ना, कुछ यूं आएगी, यू इनवर्ड। आपने पढ़ा तो है ना, कि जो निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, है ना, बट पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। तो वही इनवर्ड होगी किसके लिए, नेगेटिव के लिए। चलो भाई, पहला तो हो गया हमारे पास, है ना, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है। चलो अब हम आगे इस चीज को अगर देखें, इस सिमेट्री कैसी है इसकी भाई, सिमेट्री कैसी है, तो आप समझ सकते हैं अगर इधर से सिमेट्रिक बनाए तो भी हो जाएगा, इधर से कराए सिमेट्रिक तो भी ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे कराए, यानी हर एक सिस्टम के लिए ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब ये रहा कंडीशन, है ना, ये रही ओवरलैपिंग की, है ना, पूरे अच्छे तरीके से एक चीज को ढक ले रहा है। तो अगर यहाँ से हम इसको ओवरलैप कराएं तो भी ओवरलैप हो जाएगा, यानी हर एक सिचुएशन में ओवरलैप हो जाएगा, चाहे किसी भी डायगोनल से करा दें हम, है ना, किसी भी डायगोनल से अगर करा दें, इससे किसी भी डायगोनल से, तो ये हमेशा ओवरलैप हो जाएगा। इसका मतलब सिमेट्री जो होगी ये कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्री। कैसा, स्फेरिकली सिमेट्रिक, है ना, ये कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। आएगा समझ में। चलो तो ये पॉइंट पहला हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो क्या होगा, तो आपका डाइपोल के कारण होगा, ठीक है ना। तो डाइपोल के कारण समझिए इस चीज, इसको रेज करता हूं मैं। अब देखने वाले हैं ड्यू टू अ डाइपोल। लो भाई, डाइपोल तो हो गया हमारे पास, है ना। तो चलो डाइपोल का कारण देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे ना। तो डाइपोल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। तो हम जो देखने वाले हैं वो कैसा, फर्स्ट कौन सा वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो भाई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है और नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर पे होते हैं, और वो दूरी को बोलते हैं हम डाइपोल लेंथ। क्या चीज, तो डाइपोल लेंथ। और वो दूरी क्या होती है, 2l या फिर 2a बोलते हैं, है ना, 2a या फिर 2l बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये कुछ यूं, है ना, ये कुछ यूं ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, बाहर निकल के जाती है। लेकिन इस पे हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि पहले से बात कर चुके हैं हम, है ना। तो इस पे हम बातें को बंद करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से समझें इस चीज को, तो इसके लिए तो स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, इसके लिए भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। लेकिन जब एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है, एक दूसरे के नियर लाया जा रहा है, दूसरे के पास में लाया जा रहा है, तो ये कुछ डिफेक्टेड होंगे, है ना, इनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट कुछ ऐसा नजर आता है, ध्यान से समझे, ये इफेक्ट कुछ ऐसा नजर आता है ना, कि जो आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक था ना वो कुछ यूं बन जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ऐसा कुछ दिख पा रहा होगा। इधर का जो डिस्टेंस हो जाता है ना वो कम हो जाता है, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसा इसके साथ होता है ऐसा ही इसके साथ भी होता है, कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा दिख पा रहा होगा। तो दोनों चीजें, है ना, दोनों चीजें प्रॉपर दिख पा रही होगी, ऐसा कुछ। तो ये रंग से रे, तो डाइपोल के लिए ऐसी कंडीशन होती है, किसका, इक्विपोटेंस। ये सारे इक्विपोटेंस, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है फिर, है ना, ये सारे अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं, इनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, जब एक दूसरे को कांटेक्ट में लाकर रखे जाते हैं। ये तो डाइपोल का केस हो गया। अब उसके अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पर भी अगर निगेटिव ला दिया। अभी तो डाइपोल का केस पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ रहे हैं वो डाइपोल का केस पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ इसमें डिफेक्ट आ जाए, अगर यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, दोनों निगेटिव रख दिया जाए या फिर दोनों पॉजिटिव रख दिया जाए, तो जो ये इफेक्ट बाहर पर नजर आ रहा है वही इफेक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि जो ये इफेक्ट पहले अंदर की तरफ क्या हो रहा था, अंदर तरफ कॉन्ट्रैक्ट आ जा रहा था, बाहर तरफ एक्सपेंशन हो जा रहा था, बाहर तरफ दूर चले जा रहे थे, अंदर तरफ क्या हो जा रहे थे, एक दूसरे के क्लोजर आ जा रहे थे। क्योंकि ये रीजन कैसा बन गया, अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बन गया ना, ये कैसा रीजन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बन गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या होता है, एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, इसलिए क्लोजर आ गए हैं, ठीक है। अगर हम कुछ अलग सा पॉइंट देखें, है ना, तो चलो देखते हैं, है ना। अगर दोनों को निगेटिव या फिर दोनों को पॉजिटिव करा जाता है, उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग मिल जाती है
है ना। चलो, तो अब डाइपोल लिखने वाले नहीं है क्योंकि डाइपोल तो दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस होते हैं। इसमें ड्यू टू सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, है ना। ये दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन है। तो इसके जो अंदर तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, आसपास पास आ जा रहे थे, है ना। अब ये कंडीशन कुछ यूनिक होगी। यूनिक का मतलब ऐसा कुछ, है ना, ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम इसके लिए भी थोड़ा दूर बनाते हैं, इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, थोड़ा दूर बना लेते हैं। ऐसा कुछ, है ना, ये यूं ऐसा कुछ कंडीशन होती है। इसके लिए दो पॉजिटिव या फिर दो, अगर दोनों नेगेटिव हो तो भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो ये नहीं आता, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, ठीक है ना। ये कुछ आता नहीं है, फिगर नहीं आता। इसके बस क्या आते हैं, तो डाइपोल का आ सकता है बहुत ज्यादा, और आप बोल सकते इस पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आगे आपका यूज होने वाला है ना। और तीसरी बात प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिगर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था जो अभी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, ठीक है, उस चीज को आप अच्छे से देखना, ठीक है। अब फोर्थ आया आपके पास, है ना, ये तो वन ही रहने दिया मैं। अब फोर्थ लाता हूं मैं, फोर्थ लाता हूं एक प्लेन शीट के द्वारा, है ना। तो अब मान लेते हैं हम कि कोई यहां पे एक चार्ज शीट रख दी गई, कोई चार्ज शीट रख दी गई, तो चार्ज शीट रख दी जाएगी, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सामने सामने चलेंगी भी, पीछे पीछे भी चलेंगी, इधर इधर, है ना, दोनों डायरेक्शंस में चलेंगी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कि यहाँ पे दूसरी प्लेट रख दी गई है अनचार्ज्ड, कैसी अनचार्ज, तो जब ये जाके इस पे टकराएगा यूं, है ना, जैसे ही जाके इस पे टकराएगा ये, वैसे इसमें पोटेंशियल का जनरेशन करेगा। मान लो ये डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल का जनरेशन करेगा, तो ये सारे ई क्या है, सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अभी मैंने मार्कर का जो एग्जांपल दिया वो इसी के लिए एग्जिस्ट करता है कि अगर पीछे कोई प्लेन शीट रख दी जाए, चार्ज शीट, है ना, और उसके आगे कोई दूसरी शीट रख दी जाए और उस पे देखा जाए, तो क्या होगा, जो आगे का चार्ज शीट होगा वो एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करेगी, ठीक है। ये कुछ कंडीशन बनती है। आगे आई पेनिट्रेट, तो फिर आगे चला जाए, है ना, तो फिर एक अगर मिल जाए पोटेंशियल सरफेस, तो फिर वहां पे भी कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। वहां पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे मान लो dv1 बन गया, तो यहाँ पे dv2 बन गया, है ना। तो ये कंडीशन आती रहती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, और आगे में जो टॉपिक्स लेके आना वो एनर्जी का टॉपिक है, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड।